ठीक है। सो ये ये पूरा प्रोसेस है। बीच का प्रोसेस का कहने का मतलब है डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करता है, उसके बीच में इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं, ये 6 प्रोसेसेस, तब जाके वेबसाइट खुलती है। सबसे पहला होता है एंटरिंग अ डोमेन, यानी हम जब डोमेन एंटर करते हैं ब्राउजर में तो क्या करता है, इट actually send request to get the IP address of the domain typed in the browser and waits for the response। क्या करता है कि डोमेन सर्वर वेट करता है कि IP एड्रेस उसका आ जाए डोमेन का, एंड उसके बाद फिर वो फर्दर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करे। तो उसके बाद क्या करता है, आफ्टर द रिक्वेस्ट इज सेंट द डोमेन नेम इज चेक्ड बाय द ब्राउजर एंड द ओएस। ठीक है, दे सर्च फॉर इट इन देयर कैश एंड इफ फाउंड अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स इज सेंट, इफ नॉट फाउंड देन द रिजॉल्वर कम्स इनटू एक्शन। अब देखो होता क्या है ना, जब भी हम डोमेन डालते हैं अपने वेबसाइट के ब्राउज़र में, उसमें तो जो ब्राउज़र वो वेट करता है, वो क्या एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को सेंड करता है किस लिए, आईपी एड्रेस के लिए। अब क्या होता है ना कि इसी दौरान में एक ब्राउज़र का कैश मेमोरी होता है। सब लोगों को पता होगा ब्राउज़र कैश क्लियर करते हो, कैश एंड ऑल। तो कैश मेमोरी में क्या होती है, स्टोर होती है वो ब्राउज़र का डिटेल, डोमेन डिटेल्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। बेसिकली डोमेन का जो आईपी एड्रेस होता है वो स्टोर होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कैश मेमोरी तुम क्लियर करोगे किसी ब्राउज़र का, देन फर्स्ट टाइम जो वेबसाइट लोड होती है वो थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि रिजॉल्व करने में टाइम लगता है। जैसे ही कैश मेमोरी में वो आ जाता है, एक टेबल होती है कैश मेमोरी की, उसमें डोमेन होता है, उसके बगल में उसकी आईपी एड्रेस, ऐसे करके टेबल को फिल कर दिया जाता है। अब इस केस में यहाँ पे ब्राउजर क्या करता है, चेक करता है उस कैश मेमोरी को। कैश मेमोरी में अगर उस डोमेन और वो आईपी मिल गई उसकी, तो ऑब्वियसली मिल गया, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे डीएनएस का काम शुरू हो जाता है। फिर डोमेन नेम सर्वर जो होता है वो क्या करता है, स्टार्ट करता है उस डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करना या फिर रिजॉल्व करना। अब क्या होता है रिजॉल्वर, अब रिजॉल्वर कौन सा होता है, देखो योर आईएसपी इज द रिजॉल्वर। ठीक है, आईएसपी जो तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे तुमने एयरटेल का नेट यूज किया है, या तुम तिकोना मतलब जो भी यार बीएसएनएल यूज़ करो, आइडिया यूज़ करो, जो भी कर रहे हो, तो वो एयरटेल बीएसएनएल आइडिया जो होता है उसको आईएसपी बोलते हैं, एंड वो रिजॉल्वर होता है बेसिकली। ये क्या करता है कि ये कुछ डेटा सर्च करता है, ठीक है, और अगर उसको नहीं मिलता है तो ये रूट सर्वर के पास जाता है डोमेन का। अब ये डोमेन का रूट सर्वर क्या है, ये सब क्या है, अभी देखेंगे। रूट सर्वर के पास जाता है एंड टोटल टोटल 13 रूट नेम सर्वर्स होते हैं, जो कि टोटल वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कहीं कहीं, 13 रूट नेम सर्वर्स। ठीक है, अब देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डीप है। अगर तुम डीएनएस की बात करते हो तो इट्स क्वाइट ह्यूज। इसके लिए मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि अगर डीएनएस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेनी है, मतलब एक होता है ना कि घुस जाना पूरा, तो उसके लिए तुम्हें विकिपीडिया पे जाना है। विकिपीडिया पे डीएनएस सर्च करनी है। जैसे यहाँ डीएनएस सर्च करना है, सॉरी बस ओनली डीएनएस। सबसे पहला ऑब्वियसली यहाँ पे एक विकिपीडिया का आएगा, डोमेन नेम सिस्टम। इसको ओपन कर लेना है एंड इसमें जो भी डेफिनेशन दी हुई है, जो भी इसका प्रोसेस दिया हुआ है, यहाँ पे देखो इसके ये सारे कंटेंट्स हैं। ये कंटेंट्स को तुम पढ़ जाओगे तो मेरा डीएनएस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये इतना डीप है, देखो ये पूरा चैप्टर वाइज है एक तरह से, ये सब इसी का है। ये सब इसके कुछ कैलकुलेशन, सॉरी ये सब कुछ इसी का है। इसके इंक्लूडेड RFCs हैं। RFCs रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स होते हैं, बेसिकली ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है। अब देखो RFC का मतलब होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। कभी भी मैं एक चीज़ तुम लोग को बता देता हूँ, RFC जब तुम RFCs की वेबसाइट खोलोगे तो यहाँ पे तुम्हें हर टॉपिक के बारे में उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है। रिसर्च पेपर जिसको बोलते हैं, यानी जिसने इस चीज़ को बनाया है उसका लिखा हुआ पेपर। यानी इससे बढ़िया चीज़ तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ और हो ही नहीं सकती, कुछ और मिल ही नहीं सकता। अब जैसे डीएनएस का है तो डीएनएस RFC सर्च कर लेना है तुम्हें, एंड ये रहा डोमेन नेम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्पेसिफिकेशन, डोमेन नेम सिस्टम कंसिडरेशन। अब अलग अलग RFCs में अलग अलग कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन होते हैं बेसिकली। तो अब यहाँ पे तुम जाओगे तो ये अभी इसका RFC खुल रहेगा, इसका खुल रहा है अभी, वे लिंक अभी ओपन हो रहा है। तो इस RFC में पूरा डिटेल जो उसका ओनर हो, जो उसका मेकर होता है ना, वो यहाँ पे सब कुछ दे के रखा होता है। तो ये RFCs ज़रूर से ज़रूर पढ़ना अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा। अब देखो ये डोमेन नेम सिस्टम IANA कंसिडरेशंस। अब यहाँ पे दिस डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइज एंड इंटरनेट बेस्ट करेंट प्रैक्टिसेस फॉर द इंटरनेट कम्युनिटी एंड रिक्वेस्ट डिस्कशन एंड सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट्स वगैरह के लिए, ये सब के लिए है। बट यहाँ पे डोमेन नेम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्पेसिफिकेशन, तो ये बेसिकली डोमेन नेम्स का जो डीएनएस का काम होता है उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी चीज़ें यहाँ पे, सारी चीज़ यहाँ पे तुम्हें मिलेगी। एंड एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा डिटेल होता है, ये पूरा बुक होता है एक तरह से। और ये पेपर, ये जो लिखा होता है
ये डोमेन नेम को जिसने बनाया, डोमेन नेम सिस्टम को डीएनएस को जिसने बनाया उसका लिखा हुआ है, ओरिजिनल। तो यहाँ पे जो डिटेल मिलेगा ना, नेट पे तुम्हें कुछ और मिल रहा है, कुछ भी जानकारी मिल रही है, बट अगर यहाँ पे जो मिल रहा है वही सही है, वही यूनिवर्सल ट्रुथ है। आईपी एड्रेस की चाहिए, आईपी एड्रेस आरएफसी ये रहा, एड्रेस एलोकेशन फॉर प्राइवेट इंटरनेट्स, दिस इज आईपी एड्रेस आरएफसी। ये खोलोगे पूरी की पूरी आईपी एड्रेस की आरएफसी खुल जाएगी। सबसे बेस्ट वेज होते हैं, ये तरीके होते हैं पढ़ने के, आरएफसी से और विकिपीडिया, टू आर द बेस्ट वेज, बस मैं ये बोलूँगा। अब यहाँ से तुम लोगों को अपना कर लेना है। बाकी यहाँ पे मैं बताता हूँ, रिजॉल्वर तुम्हारा आईएसपी होता है, वो क्या करता है, वो रिजॉल्व करता है, कुछ डेटा सर्च करता है, और अगर नहीं मिलता उसे तो रूट सर्वर के पास जाता है। अब व्हेन रूट सर्वर गेट्स द रिक्वेस्ट फॉर डोमेन, अब रूट सर्वर के पास रिजॉल्वर जाता है, बोलता है कि अरे भाई डोमेन दे दो मुझे, डोमेन मतलब कि मुझे डोमेन चाहिए यार, जो डोमेन facebook.com क्लाइंट खोज रहा है तो वो डोमेन चाहिए मुझे। तो अब ये क्या करता है, इट सर्चेज फॉर इट्स लोकल कैश, इफ द डेटा इज फाउंड इट सेंड्स आईपी। अगर इसके पास क्या होता है, इसका एक खुद का एक स्टोरेज होता है, एक लोकल डेटाबेस। अब जैसे तुम्हारे पास कोई आया सामान मांगने कि भाई 1 किलो सेब देना, अब तुम्हारे पास सेब की पूरी गोदाम है, और उस गोदाम में जाओगे, खोजोगे, सेब मिल जाती है तो उसको दे दोगे, नहीं मिलेगी तो उसको नहीं दोगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या आता है, इसको मिल जाता है आईपी एड्रेस, तो आईपी सेंड कर देता है इस रिजॉल्वर को। अगर नहीं मिलता है तो ये टीएलडी सर्वर को कांटेक्ट करता है। अब ये टीएलडी क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन्स। अब यहाँ पे ये टीएलडी डोमेन्स सर्वर को कांटेक्ट किस लिए करता है, क्योंकि ऑब्वियसली टीएलडीज के पास सारे वेबसाइट्स के डोमेन्स के सारी आईपी एड्रेसेस होती हैं। तो अब आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट द टीएलडी नेम सर्वर्स फॉरवर्ड द क्वेरी टू authoritative name servers. The details are then sent by the authoritative name servers to the resolver who save it in their local cache. इसका मतलब TLD नेम सर्वर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आईपी एड्रेस, क्योंकि बेसिकली हमारा पूरा आईपी एड्रेस जो डोमेन का होता है वो TLD नेम सर्वर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, इनके द्वारा ही स्टोर किया जाता है। तो अब क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, इसको निकालते हैं आईपी एड्रेस और भेज देते हैं किसको, रूट सर्वर को। रूट सर्वर उसको अपने कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है, ताकि अगली बार जब ये रिजॉल्वर आए ना तो तुरंत निकाल के दे दे, टीएलडी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े। समझ में आ रहा है। रिजॉल्वर क्या करता है, जो हमारा आईएसपी होता है वो ब्राउजर्स को भेज देता है कैश मेमोरी में, ब्राउजर कैश मेमोरी में उसको डाल लेता है और फिर डोमेन हमारा खुल जाता है और वेबसाइट दिख जाती है। ये सिंपल सा डीएनएस का वर्किंग है। अब ये डीएनएस का वर्किंग का ये कुछ नोट्स टाइप है, नोट्स टाइप जो मैंने यहाँ पे तुम्हें फोटो में दिखाया ना, उसी का ये लिखा हुआ पार्ट है, सेम चीज़ है, डिफरेंट इसमें कुछ भी नहीं है फाइनली। तो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं ये नोट्स पर्पज से लिख रहा हूँ कि मतलब मैं तुम लोगों को शेयर करूँगा, तो ये चीज़ मतलब तुम लोगों के पास भी चली जाएगी। तो तुम लोगों को ऑब्वियसली चाहिए होंगे नोट्स, तो ये अगर तुम्हारे पास रहेगा ना इस टाइप से, जैसे ये वन नोट को मैं शेयर कर दूंगा तुम लोगों को डायरेक्टली, तो तुम्हारा इस टाइप से खुल जाएगा, तुम कभी भी कहीं पे भी देख सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट है। और पीडीएफ फॉर्मेट में जो जो पॉसिबल होगा मैं बना के दूंगा, जैसे आज पीडीएफ का नोट शेयर किया था, तो जितने बेटर तरीके से हो सकता है मैं दे दूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या डीएनएस का वर्किंग। अब देखो डीएनएस वर्किंग तो हो गई। अब आते हैं डीएनएस स्पूफिंग पे। अब डीएनएस स्पूफिंग क्या होता है, पानी पीकर बताता हूँ, रुको। वो बीच बीच में पानी पीना पड़ेगा, गला छिल गया था मेरा। दिक्कत हुई है। ये आईपी एड्रेस की एड्रेस एलोकेशन फॉर प्राइवेट इंटरनेट। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे डीएनएस स्पूफिंग, डीएनएस पॉइजनिंग बोलते हैं, डीएनएस कैश पॉइजनिंग बोलते हैं। यू कैन ऑल्सो से समहाउ एआरपी पॉइजनिंग, ठीक है, डीएनएस एआरपी पॉइजनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है ना, डीएनएस स्पूफिंग का मतलब होता है, डीएनएस पॉइजनिंग का मतलब होता है डीएनएस हैकिंग, हाईजैकिंग, यू कैन ऑल्सो से डीएनएस हाईजैकिंग। अब ये भी बोला जा सकता है। अब इसमें होता क्या है, देखो यहाँ पे हैकर्स का रोल आता है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक क्लाइंट होता है, तुम क्लाइंट हो, डीएनएस का वर्किंग समझ में आ गया तुम्हें। तो क्लाइंट क्या करता है, डीएनएस को रिक्वेस्ट करता है वेबसाइट के लिए। डीएनएस अगर हैक्ड नहीं है या फिर ये एकदम नॉर्मल है, तो ये क्या करता है, डीएनएस अपने वेबसाइट को खोजता है और रियल वेबसाइट क्लाइंट को वापस कर देता है और क्लाइंट को वेबसाइट मिल जाती है, सिंपल। अब देखो, अब यहाँ पे बीच में अगर अटैकर आ जाता है, ये मान लो अटैकर है, तो बीच में ये क्या करता है ना, ये फेक डीएनएस एंट्री देता है, ये फेक डीएनएस का एंट्री कर देता है इस डीएनएस सर्वर में।
ये फेक डीएनएस का एंट्री जब कर देता है तो अब जो रिक्वेस्ट जाती है, मान लो इस सर्वर के पास जानी होती है, इस फेक डीएनएस एंट्री के कारण ये चला जाता है फेक वेबसाइट सर्वर पे, ये फेक सर्वर पे चला जाता है। रियल सर्वर मान लो facebook.com है और फेक सर्वर मान लो evil.com है, तो evil.com के पास रिक्वेस्ट चला जाएगा, ना कि facebook.com के पास। तो evil.com को क्या लगेगा कि ये रियल क्लाइंट ने मुझे बोला है कि हाँ करने रिक्वेस्ट भेजा, तो evil.com कहाँ जाएगा, क्लाइंट के पास चला जाएगा। तो क्लाइंट कहाँ पहुँच जाएगा, evil.com के पास। अटैकर इसका यूज़ करते हैं फिशिंग के लिए, अटैकर इसका यूज़ करते हैं मैन इन द मिडल अटैक के लिए। अब क्या हुआ कि तुमने खोला facebook.com और तुम पहुंच गए किसी फर्जी वेबसाइट पे तुमको, और एकदम वो फेसबुक की तरह ही बना रहेगा, बिल्कुल फेसबुक की तरह, और वो होगी फिशिंग वेबसाइट। अब तुम्हें लगेगा ये तो फेसबुक, क्योंकि मैंने खोला तो फेसबुक ही है। अब जैसे ओके, ये मेरी वेबसाइट खुल गई, मतलब ये मेरा फेसबुक खुल गया शायद, तो इसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मान लो मैं फेसबुक पे आया, यहाँ पे ये फेसबुक है हमारा, तो मैंने खोला फेसबुक, बट लेट्स ये फेसबुक खोला, बट इस फेसबुक के जगह पे मे बी पॉसिबल है कि ये evil.com जो वेबसाइट है ये खुल जाए। ठीक है, ये एक फिशिंग साइट हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, एंड यहाँ पे ये खुल जाए तो ये होगा हैकर का वेबसाइट। तो अगर तुम फेसबुक खोलो और हैकर की वेबसाइट खुल जाए तो तुम्हें लगेगा अरे यार ये क्या हो गया, मतलब ये तो तुम्हें लगेगा कि ये जेन्युइन वेबसाइट है क्योंकि हमने खोला तो फेसबुक है। बट तुम ज़्यादा लोग क्या होते हैं ना, बहुत लोग यूआरएल्स पे ध्यान भी नहीं देते, काफ़ी लोग सामने ऐसा पेज खुल गया बिल्कुल, बस इसमें लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, बस हो गया काम खत्म। यूज़र नेम पासवर्ड डालते ही क्या होता है, काम अपना खत्म हो जाता है। ठीक है। ये चीज़ें डीएनएस हाईजैकिंग का ये डीएनएस हाईजैकिंग होती है, इसी को बोलते हैं डीएनएस हाईजैकिंग, जिसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ एक्चुअली। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें तुम्हें जब मैं नोट्स दूंगा तो वो सब कुछ रहेगा, बट मैं समझा देता हूँ टूल्स कौन से यूज होते हैं, कौन सा टूल होता है वो मैं पहले बताता हूँ। ठीक है, और तुम लोग का टास्क यही रहेगा कि इसको प्रैक्टिकली काली में करके लाना है, काली में तुम्हें इसका प्रैक्टिकल करना है और खुद से ही करना है। ठीक है, जब नहीं होगा तो मैं बताऊँगा, बट तुम्हारा दिमाग खुलना चाहिए सबसे पहले तो। अब देखो इससे मैं समझा देता हूँ, डीएनएस कैश पॉइजनिंग अटैक इन विच अटैकर। अब क्या होता है इसमें, देखो अटैकर जो होता है, ये जो एक अटैकर है, अब ये क्या करता है, अटैकर की एक आईपी एड्रेस है, मान लो ये अटैकर की आईपी एड्रेस है 192.168.3.300। ये इंटरसेप्ट करता है कम्युनिकेशन को जो कि इस क्लाइंट और इस सर्वर के बीच हो रही होती है। ठीक है, ये क्लाइंट की आईपी है, ये सर्वर की आईपी है। अब इस क्लाइंट और सर्वर के बीच में बात हो रही है और बीच में ये अटैकर है, ये बीच में इन दोनों के आएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में आके ये कोशिश करेगा कि सर्वर के तरफ से जो भी रिस्पॉन्स आए वो इस अटैकर को आए, ना कि इस क्लाइंट को जाए रियल में। ठीक है, अब देखो क्या करता है, ये किस तरीके से करेगा। जो अटैकर है वो एक ARP स्पूफ नाम की टूल होती है, इसको लिखना है मेंशन करना है वो मेंशन कर लेना। ARP स्पूफ नाम की टूल होती है दैट इज प्रेजेंट इन काली लिनक्स बाय डिफॉल्ट। काली लिनक्स में पैराटोएस इन समय लगभग मिल जाएगा तुम्हें, अदरवाइज गिटहब से इंस्टॉल कर सकते हो। तो ARP स्पूफ टूल की मदद से क्या करता है, ये एक कमांड देता है काली लिनक्स टर्मिनल में। ये कमांड ARP स्पूफ स्पेस, ये क्लाइंट की आईपी एड्रेस रियल वाली और ये रियल वाली सर्वर की आईपी एड्रेस। अब इससे होगा क्या, ये टूल का कमाल है, टूल क्या करेगा, ये टूल मॉडिफाई कर देता है मैक एड्रेस को सर्वर के ARP टेबल में। अब ये ARP टेबल क्या होता है, जब जो हमारा लोकल सिस्टम है, जो हम सिस्टम पे काम करते हैं, तो उसमें हमारा IP टेबल होता है, जैसे लाइनक्स मशीन हो गया, विंडोज मशीन हो गया, कोई भी होगी, उसमें हमारा एक IP टेबल होता है जिसमें IP एड्रेसेस के रूल्स होते हैं। IP एड्रेसेस कैसे काम करेंगे, फॉरवर्ड होंगे, क्या नहीं, वो सारा रूल मेंशन होता है। वैसे ही सर्वर का एक ARP होता है जिसको बोलते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल टेबल। अब ये ARP इसलिए होता है एड्रेस रिजोल्यूशन, क्योंकि सर्वर का ऑलरेडी काम ही होता है कि वो आपके एड्रेस को रिजॉल्व करके आपको पेजेस प्रोवाइड करेगा, जो भी पेज तुम्हें चाहिए। तो अब देखो, अब यहाँ पे ARP टेबल में क्या होगा, इसके मैक एड्रेस को चेंज करता है, और इससे होता क्या है कि ये जो सर्वर है इसको लगता है कि जो अटैकर का कंप्यूटर है, जो ये हमारे अटैकर का कंप्यूटर है, वो क्लाइंट का ही है। इस सर्वर को लगता है कि ये जो अटैकर है, ये वाली IP वाली,
ये क्लाइंट का ही मशीन है, यानी कि क्लाइंट का ही मशीन है, यानी क्लाइंट जो हमारे को रिक्वेस्ट भेज रहा है वो बिल्कुल सही है, चाहे वो अटैकर की तरफ से क्यों ना रिक्वेस्ट आ रहा हो, एंड हम उसे रिप्लाई करेंगे। तो ये ARP स्पूफ टूल का कमाल है जो ये काम करवा देता है, मैक एड्रेस को चेंज कर देता है। मैक एड्रेस को चेंज करके, यानी मैक एड्रेस क्या है अब देखो ये जो मैक स्पूफ करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी मैक एड्रेस किसका होगा, इस क्लाइंट का होगा, सर्वर में मैक एड्रेस किसका होगा, इस क्लाइंट का एड्रेस, मैक एड्रेस स्टोर होगा। अब जब स्पूफ होगी ना, तो स्पूफ होने के बाद इस मैक एड्रेस को ये स्पूफ कर देगा, और ये मैक एड्रेस किसका हो जाएगा, हमारे अटैकर का हो जाएगा, यानी क्लाइंट का मैक एड्रेस हमारे अटैकर का मैक एड्रेस हो जाएगा। अब इस केस में होगा क्या कि अब क्लाइंट की जो ये सर्वर है उसको लगेगा कि अटैकर ही हमारा क्लाइंट है, सर्वर को लगेगा अटैकर ही क्लाइंट है इन रियल में, ठीक है, ये एक पहला स्टेप। दूसरा हो गया अटैकर वंस अगेन यूजेस ARP स्पूफ टूल, फिर से ये यूज करेगा और एक और कमांड चलाएगा ARP स्पूफ 192.168, ये जो देखो 2.100, यहाँ 2.100 सर्वर की IP और फिर से क्लाइंट की IP, विच टेल्स द क्लाइंट दैट प्रिपरेटर्स कंप्यूटर इज सर्वर। अब ये एक और कमांड चलाएगा ARP स्पूफ कमांड, उसके बाद अब ये क्या करेगा, अब ये क्लाइंट को, ठीक है ना, क्लाइंट को बताएगा, इस क्लाइंट को कि भाई ये जो अटैकर है ना, अटैकर का कंप्यूटर यही सर्वर है, मतलब ये दोनों खेल खेल रहा है, दोनों काम कर रहा है। एक तो क्लाइंट की मैक स्पूफ कर ली, क्लाइंट की जो मैक है वो स्पूफ कर ली एंड खुद बन गया क्लाइंट, और दूसरे टाइम क्लाइंट को भी स्पूफ कर रहा है, ये क्लाइंट को ये बता रहा है कि जो मैं जो हूँ ना, मैं ही सर्वर हूँ। तो ऑब्वियसली क्लाइंट को लगेगा ये सर्वर है, इसी को रिक्वेस्ट भेज देगा, रिक्वेस्ट जानी चाहिए इस IP पे, सर्वर के ओरिजिनल IP पे, बस रिक्वेस्ट चली जाएगी किस पे, इस वाले IP पे जो अटैकर का IP है। तो ये पूरा पंगा होता है, ये सेकेंड स्टेप। थर्ड होता है अटैकर एक लाइनक्स कमांड देता है echo स्पेस 1, इसके बाद ये होता है रीडायरेक्शन स्पेस 1, इसका मतलब इको कीजिए, प्रिंट कीजिए एक का मतलब होता है इनेबल, ठीक है, इनेबल 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स में, 0 का मतलब होता है डिसेबल, ऑफ 1 का मतलब ऑन या इनेबल। ये एक लोकेशन है proc sys net /proc /sys /net /IPv4 /IP forward, ये कमांड है, इस लोकेशन पे एक को प्रिंट कीजिए, यानी इसको इनेबल कीजिए, किसको इनेबल कीजिए, IP फॉरवर्ड को। इस कमांड से क्या होगा कि IP फॉरवर्डिंग इनेबल हो जाती है, जो अटैकर का मशीन है उस पर IP फॉरवर्डिंग इनेबल हो जाएगा। अब इस IP फॉरवर्डिंग का यूज अटैकर क्या करेगा, देखो अब ये क्या करेगा, IP पैकेट सेंट बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर्स आर फॉरवर्डेड, यानी कि क्लाइंट्स और सर्वर के बीच में जो IP पैकेट्स, मैंने बोला ना डेटा पैकेट्स, जो डेटा पैकेट्स ट्रांसफर हो रही होगी या होगी वो अब जाएगी अटैकर के पास, यानी अटैकर बीच में आ चुका है, अटैकर के थ्रू होके सारा कुछ जाएगा, यानी अगर क्लाइंट भेजेगा कोई भी रिक्वेस्ट वो अटैकर के थ्रू होके सर्वर तक पहुंचेगा, फिर सर्वर से जो भी रिक्वेस्ट रिप्लाई आएगी वो अटैकर के थ्रू होके क्लाइंट तक जाएगी। अब इससे होगा क्या कि अटैकर कुछ भी कर सकता है, अटैकर जो चाहे सर्वर को भेज सकता है, अटैकर जो चाहे क्लाइंट को भी भेज सकता है। अब ये क्या करता है अटैकर क्या करेगा, एक होस्ट फाइल बनाएगा, ETC होस्ट, तुमने पढ़ा होगा विंडोज़ में, लाइनक्स में भी यही होता है। जिनको नहीं पता मैं ये दिखा देता हूँ कहाँ पे होता है, जिस PC में जाओगे, C में जाओगे एंड विंडोज़ में जाओगे तो यहाँ पे आई थिंक ड्राइवर्स होता है, आई थिंक सिस्टम 32 होते हैं, सिस्टम 32 में उसके बाद ड्राइवर्स होता है। ड्राइवर्स के अंदर जाओगे ETC के अंदर में ये आती है होस्ट फाइल, ये इसका लोकेशन है, C विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर ETC। इस होस्ट फाइल में बेसिकली इस होस्ट फाइल में ऐसी एंट्रीज होती हैं, यहाँ पे क्या होता है IP एड्रेस डाल दो, यहाँ डोमेन डाल दो, तो वो उस पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फॉरवर्ड का मतलब कि उस डोमेन पे जो भी रिक्वेस्ट आएंगी वो उस IP पे चला जाएगा, इसमें डोमेन फॉरवर्डिंग में यूज आता है इस होस्ट फाइल का। अब यहाँ पे इस होस्ट फाइल में ये जो अटैकर है वो ये एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा, 192.168.3.300, ये किसका IP है, ये अटैकर का IP, हैकर का, और उसके बाद डोमेन नेम, इस डोमेन पे आने के लिए बोलेगा, यानी कि ये बोलता है होस्ट फाइल को कि कोई भी रिक्वेस्ट जो हमारे इस डोमेन पे आए technicalnavigator.in पे, उसको आप 192.168.300 पे फॉरवर्ड कर दीजिए, बस सिंपल सा फंडा है, ये काम वो करेगा। अब ये क्या बोला, होस्ट फाइल क्रिएटेड ऑन अटैकर्स लोकल कंप्यूटर विच मैप्स द वेबसाइट
technicalnavigator.in to their local IP, यानी मेरे इस ओरिजिनल वेबसाइट को अटैकर के लोकल आईपी पे ट्रांसफर कर देता है। द परपेट्रेटर्स सेट अप अ वेब सर्वर ऑन लोकल कंप्यूटर्स आईपी। अब वो क्या करेगा, ये जो अटैकर है इसी आईपी पे एक वेब सर्वर होस्ट कर देगा। वेब सर्वर होस्ट करने के लिए मैंने बताया हुआ है, अगर आपको वेब सर्वर होस्ट करना है तो इस टूल का यूज कर सकते हैं आप लोग। दिस टूल इज कॉल्ड XAMPP. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल टू होस्ट वेब सर्वर ऑन लोकल मशीन। विंडोज़ के लिए भी है, लाइनक्स के लिए भी है, एप्पल के लिए भी है, ठीक है। तो वे इसको डाउनलोड कर लेना होता है एंड इसके लिए इसके लिए यूट्यूब पे जाना होता है, हाउ टू मेक वेब सर्वर यूजिंग XAMPP, ये करना है और तुम्हारे को यहाँ पे मिल जाएगी कोई से भी वीडियो, इसमें से तुम उठा लेना और बहुत ही इजी प्रोसेस है। हालांकि ये सब हम करेंगे बाद में, तो ये यहाँ से फिलहाल के लिए देख सकते हो जिसको अगर नॉलेज चाहिए यहाँ से, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, एक वेब सर्वर बनाता है इस आईपी एड्रेस पे। कौन सी आईपी एड्रेस, ये वाली आईपी एड्रेस पे। उस वेब सर्वर पे एक ये फेक वेबसाइट होस्ट कर देता है। वो फेक वेबसाइट कौन सी होगी, मेरे technicalnavigator.in वेबसाइट की बिल्कुल मिलती जुलती एक फर्जी वेबसाइट, मतलब एकदम से फर्जी वेबसाइट होगी, ठीक है। मान लो कि मेरी वेबसाइट है ये वाली courses.technicalnavigator.in, इस पर कोर्सेज वगैरह आती है, पता ही होगा। तो ये वेबसाइट मान लो है यहाँ पे, या इस वेबसाइट को मैं इसमें खोल लेता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है। ये वेबसाइट है। अब सेम इसी का कोई कॉपी तैयार कर ले, कॉपी करके और इस पे ये वेबसाइट किसी अटैकर का हो जाए, मान लो हैकर का हो जाए, तो अगर सेम वेबसाइट उसको दिख रही है तो आराम से उसको लगेगा ये तो ओरिजिनल वेबसाइट है, आएगा लॉगिन कर लेगा, लॉगिन करते ही उसका यूजर नेम पासवर्ड चला जाएगा हैकर के पास। इस तरीके से मैन इन द मिडल अटैक होते हैं डीएनएस स्पूफिंग का यूज करके। बस फाइनली वो क्या करता है, एक और टूल डीएनएस स्पूफ, एक जो टूल बताई ARP स्पूफ बताई, दूसरा टूल बताया डीएनएस स्पूफ, इसका यूज करता है। और ये काम क्या करता है, जितने भी डीएनएस रिक्वेस्ट आते हैं वो सबको रीडायरेक्ट करता है जो अटैकर है, हैकर है, उसके लोकल होस्ट फाइल पे। लोकल होस्ट फाइल में क्या एंट्री है, ये डोमेन इस पे भेज देना, यानी कि जितने भी ये डीएनएस का स्पूफ टूल चला देगा, उसके बाद जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे इस डोमेन पे बेसिकली वो आ जाएंगे इस आईपी एड्रेस पे, रीडायरेक्ट हो जाएगा और इस आईपी एड्रेस पे फेक वेबसाइट है, फेक वेबसाइट खुल जाएगी। क्लाइंट को लगेगा हमने तो facebook.com खोला था, बट यहाँ तो एक फेक facebook.com खुल गया है, तो उसको लगेगा कि अरे मैंने तो रियली खोला, जो आया सही आया, वो बस यूजर नेम पासवर्ड डालेगा एंड बस हैक्ड, दैट्स ऑल डन। दिस इज कॉल्ड डीएनएस स्पूफिंग। समझ में आ गया। अब डीएनएस स्पूफिंग के लिए मैं बता देता हूँ एक चीज़। उसको क्लोज करो। जैम्प सर्वर का ये नोट डाउन कर लेना जिसको करना होगा, जैम्प से सर्वर बनते हैं, ठीक है। डीएनएस का मैंने तुम्हें RFC बताया, ये अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये पूरा पढ़ लेना है तुम्हें एंड यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज। जो तुम्हें जानकारी की ज़रूरत नहीं है वो भी यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, मतलब जो तुम्हें कहीं पूछा नहीं जाएगा वो भी यहाँ मिलेगा, एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये काम कर सकते हो, ये होता है डीएनएस स्पूफिंग। अब तुम लोगों को टास्क क्या करना है घर पे, एज लाइक होमवर्क टाइप समझ लो, तुम लोगों को ये चीज़ पूरा का पूरा प्रैक्टिकली करना है। समझ में आ रहा है। इस तरह से होगा क्या कि मैं अगर तुम्हें कुछ बता रहा हूँ तो तुम पहले ट्राई करोगे सभी लोग, उसके बाद तुम्हें जब प्रॉब्लम आएगी तब मैं आऊँगा, तब मैं उसको प्रैक्टिकली तुम्हारे को करके बता के या फिर तुम्हारी प्रॉब्लम जो भी होगी सॉल्व। अगर किसी ने रियल में खुद से कर लिया तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर उतना दिमाग उसका चल रहा है एंड अगर वो डीएनएस हाईजैकिंग कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इसमें करना क्या है तुम्हें मैं बता देता हूँ एक ओवरव्यू। सबसे पहले तो कोई एक वेबसाइट ले लेनी है। वेबसाइट तुम facebook.com ले लो, ठीक है। इसका पूरा का पूरा इसको क्लोन कर लेना है। क्लोन का मतलब इसकी पूरी फाइल्स डाउनलोड कर लेनी है। कैसे करोगे, HTT ट्रैक इससे भी हो जाएगी एंड HTTP क्लोन वेबसाइट होती है शायद, इससे भी हो जाएगी, ठीक है। HTTP क्लोन यहाँ पे ये गिटहब पे मिलेगा। HTTP ट्रैक जो है ये है सॉफ्टवेयर है, ये एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर है, तो इसको बस फ्री वाले जो HTTP ट्रैक है ना, ये फ्री, इस पर क्लिक करना, ये डाउनलोड हो जाएगी, इंस्टॉल कर लेना। उसमें आएगा डोमेन डालने का, डोमेन डाल देना facebook.com ये वाला। इस वेबसाइट को पूरी तरीके से क्या करेगा वो कॉपी कर देगा।
कॉपी करके एक फाइल बना देगा, एक जनरेट कर देगा फाइल, ठीक है। फाइल जनरेट कर देगा, उसमें एक index.html भी होगा। वो सारी फाइल्स तुम जैम्प सर्वर से, जैम्प से एक सर्वर बनाना, जैम्प से, जैम्प को इंस्टॉल कर लेना, जैम्प इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, एक सर्वर बनाना, उसमें अपाचे MySQL सर्विस को ऑन करना वो सब करोगे तो समझ में आएगा। उसके बाद उसके एक htdocs नाम का फोल्डर बन जाएगा। उस htdocs वाले फोल्डर में जाके और फेसबुक वाली सारी फाइल्स को कॉपी कर देना। तो उसके बाद जब तुम यहाँ पे ब्राउज़र में जब तुम वो IP एड्रेस डालोगे, लोकल IP एड्रेस तुम्हारी, लोकल होस्ट वाली, तो तुम्हारी ये facebook.com का नकली पेज खुलेगा। उसके बाद तुम्हें ये काम करना है, ये जो काम है, ये वाली जो काली लिनक्स से करनी है तुम्हें, ये काम DNS स्पूफ करना है तुम्हें, ये वाला कमांड यूज़ करके। सर्वर तुम्हें पता ही है, यहाँ सर्वर ये मैंने एग्जांपल के लिए दिया है, वहाँ पे सर्वर किसका होगा, फेसबुक का सर्वर होगा ऑब्वियसली, ठीक है। उसका ये जो किसकी IP होगी, क्लाइंट की IP होगी, और तुम्हारा जो कौन सा IP होगा जिस पे सारे आएंगे, ये लोकल होस्ट वाली IP होगी, ठीक है। ये काम करके और तुम्हें ये सारे कमांड्स वगैरह डाल के एक बार ट्राई करना है कि जब facebook.com कोई खोले या फिर कोई भी वेबसाइट रैंडमली तुम कर सकते हो, अगर कोई करता है तो तुम्हारे पास जो अटैकर का जो साइट है, ये इस पे जो होस्टेड है, इस वाले IP पे, ये वाले IP पे जो फेक वेबसाइट है वो खुल जानी चाहिए। बस हो गया, बात खत्म। facebook.com बेसिकली रीडायरेक्ट हो जानी चाहिए फेक facebook.com पे, बस बात खत्म। ये काम करना है ये तुम्हारा टास्क है। ये हो गया DNS स्पूफिंग, ठीक है। अब यहाँ पे और हाँ, एक चीज़ और, जैसे मैं अगर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, जो भी टॉपिक्स चीज़ें बता रहा हूँ, तो उन टॉपिक्स को तुम्हारे को घर पे हर दिन पढ़ाई करनी है अच्छे से। सिर्फ मैं बता दूंगा तो उससे कुछ नहीं होने जा रहा है, याद रखना, कभी भी नहीं। आज बता रहा हूँ, 2 दिन बाद तुम भूल जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो। मैंने जब क्लासेस की थी रेड हैट वगैरह की, जो मेरे गुरुजी थे, तो वो जब पढ़ा देते थे, तो उसके बाद जब पढ़ा तो मैं रात भर अगले दिन में पूरा मतलब उसी में घुसा रहता था, पूरा का पूरा। एक्चुअली कॉलेज था तो मैं कॉलेज वाले जाता नहीं था, थोड़ा बंक वंक मार देता था, तो उसमें घुसा रहता था। तो मेरे को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती थी। मुझे वो भी चीज़ें पता चल जाती थी कई बार जो सर ने बताया नहीं होता है, तो उसमें सर से बोलता था, सर ये टॉपिक मैंने पढ़ा है ऐसे करके। तो और सर को पता होता था वो, बट बोलते थे कि हाँ चलो अच्छा, वो थोड़ा अटेंशन देते थे मुझे। उनको लगता था कि हाँ ही इज़ वर्किंग गुड, ही इज़ वर्किंग हार्ड, ऐसे करके तो ये चीज़ें तुम्हें करनी है। ऑब्वियसली तुम्हारा बहुत कुछ क्लियर होगा, और ये सब चीज़ें जो है ना समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो DNS स्पूफिंग है, ये बहुत बड़ा एक गेम है, बहुत बड़ा गेम है, जिसको तुम खेलते रहोगे, ये ख़त्म नहीं होने वाला है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। इसमें का अगर तुम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हो DNS स्पूफिंग, तो समझो कि तुम्हारा बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा इसी से। ये पूरा इमेज जो है ना, सब कुछ यही है, इसी को पूरा डिटेल वे में यहाँ बताया हुआ है, ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूँ कि कैसे करना है। ये DNS स्पूफिंग हो गई। एक बार बता दो, कोई बाद में आया है क्या, अटेंडेंस होने के बाद में कोई आया है जिसका अटेंडेंस रह गया हो? आई थिंक नहीं, ऐसा कोई नहीं है ना। ओके, किसी का भी ऐसा नहीं है छूटा हुआ? ओके ठीक है, अगर कोई ऐसा नहीं आया तो कोई इशू नहीं है। देखो, अब देखो यहाँ पे होता क्या है। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं तुम लोगों को DNS स्पूफिंग मिटिगेशन के बारे में, ठीक है, कि मिटिगेशन क्या होती है। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। सो एक मिनट, बस पानी पीते हैं, पानी का बहुत दिक्कत है। तो अब DNS स्पूफिंग के ऊपर आते हैं। DNS स्पूफिंग का जो मिटिगेशन है उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। मिटिगेशन में क्या है, जैसे कि तुमने DNS स्पूफिंग तुम आराम से कर पा रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि अब हर चीज़ को तुम DNS स्पूफ कर पाओ, हर वेबसाइट की DNS स्पूफिंग करके उसकी फेक बना दो और यूजर्स को पागल बना के और उसको हैक कर लो। तो हर चीज़ की सिक्योरिटी बनी होती है, नो डाउट दैट सिक्योरिटी कैन ऑल्सो बी बाई पास्ड, ठीक है। तो हर किसी की सिक्योरिटी बनी होती है।
एंड देखो, अगर इस चीज़ में डीएनएस स्पूफिंग वाले पूरे सेशन में तुम्हें कुछ अगर डाउट्स होंगे ना, कोई भी प्रॉब्लम होगा, कुछ ऐसा मन में सवाल होगा, तो उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नोट डाउन का मतलब कॉपी वॉपी पेन में, एंड आई विल टेक द क्वेश्चंस इन द डाउट सेशंस ओनली। एंड अभी हम सिर्फ पढ़ाई करने वाले हैं, तो नोट डाउन कर लेना ताकि तुम्हें याद रहे कि क्या पूछना है सर से, क्योंकि बाद में ऑब्वियसली तुम भूल जाने वाले हो। तो वो चीज़ टाउट सेशंस में क्लियर करना, उस समय हम डिस्कस करेंगे। मैं कोई प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल बताऊंगा या जो भी है। अब देखो, मिटिगेशन मतलब इससे बचा कैसे जा सकता है। अगर कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है तो हाउ कैन वी बी सेफ। तो डीएनएस क्या होता है ना, ये एक अनइनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल होता है। इसमें कुछ भी इंक्रिप्टेड नहीं होता डीएनएस में, सब कुछ बिल्कुल एकदम खुला किताब होता है। एंड डीएनएस कभी भी ये वैलिडेट नहीं करता कि आईपी एड्रेसेज कौन सी है, कौन सी आईपी एड्रेसेज है जिस पे वो ट्रैफिक भेज रहे हैं या जिस पे वो रिजॉल्व कर रहे हैं, वो आईपी एड्रेस कौन सी है, वो उसका काम नहीं है वैलिडेट करना। जो आईपी एड्रेस उसको मिलेगा डीएनएस सर्वर को, वही आईपी एड्रेस दे देगा क्लाइंट को, बस ब्राउज़र को, और वही आईपी एड्रेस पे जो वेबसाइट होगी वो वेबसाइट दिख जाएगी। तो डीएनएस कभी भी आईपी एड्रेस को फिल्टर नहीं करता, ना ही चेक करता है, और ये एक अनइनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नॉट इनक्रिप्टेड, दिस इज नॉट अ सिक्योर प्रोटोकॉल, यू कैन से। अब इससे बचने के लिए डीएनएस हैकिंग से, डीएनएस हाईजैकिंग से, डीएनएस सेक नाम का एक प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल जब मैंने बोल दिया ना यहाँ पे, तो जब मैं प्रोटोकॉल बोलता हूँ तो इसका मतलब कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, इसका मतलब समझ लो ये एक इमेजिनरी चीज़ है। दिस इज अ जस्ट वे। जैसे HTTP प्रोटोकॉल है, तो बस वेबसाइट्स खोली HTTP प्रोटोकॉल पे, इंटरनेट कैसे काम कर रहा है HTTP प्रोटोकॉल पे, तो ये होता है प्रोटोकॉल। तो डीएनएस सेक एक प्रोटोकॉल है जो तुम्हें क्लाउड फ्लेयर में मिल जाएगी देखने को मोस्ट ऑफ द केस में। आई थिंक मैं तुम्हें दिखा सकूँ शायद, मे बी, लेट्स सी। ओके, सो आई थिंक इसका पासवर्ड सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, सही है शायद। बिल्कुल, ये मेरे टेक्निकल नेविगेटर वाली वेबसाइट की क्लाउड फेयर का अकाउंट है, ठीक है। मैं इसको भी ओपन करता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ डिटेल्स आई थिंक आई विल नॉट शो। ये इसके कुछ वो हैं, API की वगैरह, हटाओ इसको। ओके, सो यहाँ फिलहाल हम डीएनएस पे चलते हैं, डीएनएस पे नहीं, हम चलते हैं फिलहाल। ओके, सो यहाँ पे आओ एंड ये सर्टिफिकेट्स हैं, एंड नीचे आओगे, सो लेट मी सी वेयर इज द डीएनएस सेक ऑप्शन होता है बेसिकली वो, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो कहीं तो होता है ऑप्शन, कहाँ है? आई थिंक फायरवॉल में होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये DDoS प्रोटेक्शन का है, क्लाउडफ्लेयर का। ओके, वेयर इज द डीएनएस सेक? ये क्लाउड फेयर का डीएनएस सेक प्रोटेक्शन। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये तुम समझ रहे हो, यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी। तो ये यहाँ पे जब लॉगिन करोगे, अभी तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, वहाँ पे होता है कहीं पे, उसको वो इनेबल होता है ये क्लाउड फेयर में। तो बेसिकली क्या करता है, ये डीएनएस एक प्रोटोकॉल है जो डिज़ाइन किया गया है आपके डीएनएस को, डीएनएस सेक एक प्रोटोकॉल है डीएनएस को सिक्योर करने के लिए। तो बेसिकली करता क्या है ना, ये कुछ एडिशनल वेरिफिकेशन मेथड डालता है, क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन का यूज़ करता है, कुछ क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन का यूज़ करके कुछ क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर्स जनरेट करता है, एंड इसको डीएनएस रिकॉर्ड के साइड में वो स्टोर करता है। जैसे कि ए रिकॉर्ड हो गई, डीएनएस में क्या होता है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। लेट मी शो यू। डीएनएस में मैं सारी एंट्रीज तो नहीं दिखा सकता, बट थोड़े बहुत देख लो। अब तो आईपी एड्रेस तुम देख ही सकते हो वैसे भी, तो यू कैन सी। तो मैं दिखाई देता हूँ अब। ये देखो, ये ए रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे। तो डीएनएस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, यहाँ पे जब तुम ऐड करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, ए है,
टेट्रा ए है, सी डबल ए है, सर्ट है, सी नेम है, डी एन एस की है, डी एस है, एल ओ सी है, एम एक्स है, एन एस पी टी आर, एस पी एफ, टी एक्स टी, यू आर आई, इन सब का कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। ए रिकॉर्ड क्या करता है, बेसिकली आई पी एड्रेस प्रोवाइड करता है। ये सी नेम क्या होता है, सी नेम से बेसिकली अलायस, हमें अलायस मिलता है। अलायस का मतलब जैसे कोई वेबसाइट आती है ना, technicalnavigator.in, और उसका एक और हमें अलायस भी मिलता है www.technicalnavigator.in, या उसका सब डोमेन होता है courses.technicalnavigator.in। तो ये सारे अलायस हो गए, ये सारे सीनेम्स के अकॉर्डिंग, सीनेम के थ्रू डिनोट किए जाते हैं, सॉरी, इन सीनेम्स के थ्रू। एंड जो ए रिकॉर्ड होते हैं वो आईपी एड्रेस बताते हैं उस डोमेन का। तो इस तरह से बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सब बात की चीज़ें। तो अब ये क्या करता है, इनके अलॉन्ग साइड, इनके ही साथ में, ए रिकॉर्ड के साथ, सी नेम रिकॉर्ड के साथ, टीएक्सटी रिकॉर्ड के साथ, ये क्या करता है, एक क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर स्टोर कर देता है। क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर किस लिए, एक वेरिफिकेशन के लिए। अब ये जो सिग्नेचर है, ये डीएनएस रिजॉल्वर के द्वारा यूज किया जाता है ऑथेंटिकेट करने के लिए, जो डीएनएस का रेस्पॉन्स होता है उसको। इसका मतलब है कि ये बस चेक करता है कि जो डीएनएस रिकॉर्ड है वो टैम्पर्ड तो नहीं हुआ है, उसको छेड़छाड़ तो उसको नहीं किया गया है, उसके साथ कोई हैकर ने छेड़खानी तो नहीं की है। बस ये चेक करने के लिए क्या किया जाता है, क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर यूज किया जाता है डीएनएस सेक के द्वारा। तो ये डीएनएस सेक इस तरह से क्या करता है, डीएनएस स्पूफिंग में हमारी मदद करता है। बट क्या डीएनएस सेक से डीएनएस स्पूफिंग रुक जाएगी? नहीं, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, द सिक्योरिटी इज जस्ट अ मिथ, या फिर सिक्योरिटी जस्ट एन इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब कि बस एक भ्रम है और कुछ भी नहीं। तुम कितना भी किसी डिवाइस को, चीज़ों को सिक्योर कर लो, अगर कोई बंदा है, कोई ऐसा एक्सपर्ट बंदा है उस चीज़ का, तो ही कैन जस्ट ब्रेक इट, ही कैन जस्ट ब्रेक इट इट। ठीक है, तो बस हमें जितना सिक्योरिटी लगाना है उतना हम लगा सकते हैं इन चीज़ों की तरफ से, एंड वी कैन ट्राई आवर बेस्ट। तो ये थी इसकी मिटिगेशन का प्रोसेस। ये डीएनएस स्पूफिंग। तो यहाँ पे डीएनएस स्पूफिंग, डीएनएस मिटिगेशन ये यहाँ पे ओवर होता है। ठीक है, अब देखो गाइस, अब यहाँ पे मैंने कल डीएनएस बोला था, इसकी वजह से ये चीज़ें और भी बताई। डीएनएस का भी और भी हमारा रोल है, मतलब और भी हम अभी प्रैक्टिकली काली लिनक्स वगैरह में बहुत सारी चीज़ें करेंगे। कभी कभी डीएनएस आएगा हमारे सामने, तो हम उस समय उसको देखेंगे और भी। ठीक है, अब ये डीएनएस हो गया। ओके, अब सबसे पहले अब सबने काली लिनक्स इंस्टॉल किया है, तो VMware में काली लिनक्स ओपन करते हैं। ठीक है, टूल्स बताए मैंने डीएनएस के, तो आई होप कि तुम लोग टूल्स का भी समझ में आएगा तुम्हें। अब यहाँ पे हम काली लिनक्स ओपन करते हैं। ये रहा हमारा काली लिनक्स। इसको पावर ऑन करता हूँ एंड आई विल से एवरीवन टू पावर ऑन देयर काली लिनक्स ऑन देयर मशीन। सबको मैं बोलूँगा कि अपने काले लिनक्स को प्लीज़ ओपन कीजिए अपने लैपटॉप पे, अगर आपका लैपटॉप ऑन है तो। अगर नहीं, मतलब अगर लैपटॉप है नहीं, या फिर नहीं आ सकते हो लैपटॉप पे, मोबाइल पे हो, फिर कोई इशू नहीं, फिर तुम्हें देखना है मेरा स्क्रीन। बट अगर है तो प्लीज़ लैपटॉप ओपन, उसमें काली लिनक्स ओपन कीजिए, कोई सा भी काली का वर्जन हो, नो इशू। ठीक है। सब जल्दी से ओपन करो, और ओपन कर दो एक बार, फटाफट ओपन करो सबके। हो गया, ठीक है। तो आई होप कि सबने स्टार्ट कर लिया होगा अभी तक। ठीक है, चलते हैं। तो आ गए हम काली में अपने। अब देखो यहाँ पे काली में सबसे पहले मैं तुम्हें इसके नेट जो इसके एडाप्टर्स होते हैं उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, काली लिनक्स में जो भी नेटवर्किंग होती है वर्चुअल मशीन के अंदर में, जैसे ये तुम्हारा, ये जब क्लिक करोगे तो वायर्ड कनेक्शन लिख रहा है। ऑब्वियसली मेरा इंटरनेट जो है वो कनेक्टेड है किससे, वाईफाई नेटवर्क से। CMD ओपन किया,
यहाँ पे IP कॉन्फ़िग में सर्च करता हूँ CMD में, तो यहाँ देखो मेरा सबसे जो एडाप्टर यूज़ हो रहा है वो है वायरलेस लैन एडाप्टर वाईफाई, और इसकी IP एड्रेस दे रखी है ये वाली। तो मैं होस्ट में वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, बट स्टिल यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन शो हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसको तो वाईफाई शो करना चाहिए, तो नहीं, ऐसा इसलिए हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे ये जो वर्चुअल मशीन्स होते हैं ना, इनका खुद का नेटवर्क अडेप्टर होता है, एंड दैट यू कैन सी, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट यू कैन सी इन द नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर ऑप्शन। यहाँ जब आओगे तो ये देखो VMware वर्चुअल, सॉरी VMware कहाँ गई, ये VMware और ये VMware, दो अडेप्टर्स हैं, एक नेट का होगा, एक होस्ट ओनली अडेप्टर होगी, ब्रिज वाली भी होगी जो यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनका खुद का अडेप्टर, ये जो अडेप्टर्स है इनका खुद का IP एड्रेस होता है। ये IP एड्रेस कहाँ से लेते हैं? ये IP एड्रेस हमारे सिस्टम से लेते हैं, हमारा जो होस्ट का IP एड्रेस होता है उससे ये IP एड्रेस उठाते हैं और अपना फिर खुद का IP एड्रेस देते हैं। अब खुद का IP एड्रेस देते हैं। अब देखो तुम्हें मैं बताता हूँ कि एडाप्टर्स का कैसे क्या इस दो डिफरेंसेस होता है। जैसे तुम जाओगे VM में सेटिंग्स में एंड जब जाओगे यहाँ पे नेटवर्क एडाप्टर्स पे, तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस होते हैं नेटवर्क एडाप्टर्स में। एक ब्रिज होता है, एक नेट होता है, एक होस्ट ओनली होता है, कस्टम वगैरह होता है। अब ये ब्रिज, नेट, होस्ट ओनली में क्या डिफरेंसेस है? तो इसके लिए अब इसे आई विल गो टू द YouTube channel and difference between NAT, bridge, host only, ठीक है। ये सर्च करना है तुम्हें YouTube पे, NAT, bridge, host only एंटर करना है। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई है, दैट इज़ नेटवर्किंग इन वर्चुअल मशीन, ठीक है। ये वीडियो बनाई है मैंने तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना है, ये वीडियो है। इस वीडियो की लिंक आई विल शेयर इन द चैट में शेयर कर देता हूँ मैं। इस वीडियो को तुम्हें देख लेना है पूरा, इससे तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस बिटवीन नेट, ब्रिज एंड होस्ट ओनली, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे, अभी तीनों के तुम्हारे कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर होंगे, बट स्टिल अभी आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बता देता हूँ। ब्रिज से क्या होता है? ब्रिज का मतलब ये डायरेक्टली तुम्हारे सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है, यानी ये जो वर्चुअल मशीन है ये डायरेक्ट तुम्हारे सिस्टम से कनेक्ट होगा। सिस्टम की जो IP एड्रेस होगी उसी IP पूल का IP लेगा। जैसे IP एड्रेस 192.168.0.105 है, तो जो हमारा वर्चुअल मशीन है उसका 106 होगा, 107 होगा, 108 हो सकता है, ऐसे ऐसे IP एड्रेस होंगे। नेट जो होता है यूज्ड टू शेयर द होस्ट IP एड्रेस, ये शेयर करता है होस्ट IP एड्रेस को, यानी अगर होस्ट की IP एड्रेस ये वाली है तो इसका जो खुद का जो एडाप्टर है ना, ये इस IP एड्रेस से अपना एक IP एड्रेस बना लेगा और वो हमें प्रोवाइड करता है यहाँ पे काली लिनक्स में। होस्ट ओनली क्या होता है? अ प्राइवेट नेटवर्क शेयर्ड विथ होस्ट, यहाँ पे एक प्राइवेट तुम्हारे को एक नेटवर्क मिल जाएगी जो होस्ट के साथ सिर्फ शेयर होती है। तो ये जो होस्ट ओनली चीज़ है, ये दैट दिस इज नॉट थिंग टू बी डन, दिस इज नॉट अ थिंग टू बी सेलेक्टेड, ठीक है। इसका हमें अभी फिलहाल कोई भी यूज़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन हमारा है, हमारे को जो मतलब है वो है ब्रिज और नेट से। अब देखो ब्रिज और नेट में मेन डिफरेंसेस अब क्या है। अब जैसे ब्रिज, अभी हम मेरा सिलेक्टेड है ब्रिज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैं IF कॉन्फिग से कमांड से हम IP देखते हैं लाइनक्स में, IF कॉन्फिग करके एंटर करूँगा तो देखो यहाँ पे मेरा IP क्या है 192.168.0.107 और मेरी होस्ट की IP भी 192.168.0.105 है और ये 107 है। तो ये इसी IP एड्रेस का सबनेट ले रहा है और इसी IP एड्रेस के पूल से ये उठा रहा है, मतलब 105, 106, 7, 8, 9, 10 ऐसे IP एड्रेस इसको मिल रहा है। अब मान लो मैंने इसके सेटिंग्स में जाके इस ब्रिज को, लेट सपोज इस ब्रिज कनेक्शंस को मैंने नेट पे कर दिया, मैंने ओके प्रेस कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पे देखो नेटवर्क रीस्टार्ट होगा। यहाँ पे नेटवर्क मैनेजर जो है ये काली का वापस से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा। नेट ब्रिज देखो डिस्कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, तो वापस से ये घूम रहा है और कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम IF कॉन्फिग से IP देखते हैं। अब IP तुम देखोगे ना तो देखो ये IP कैसा IP आ रहा है, ये कैसा बेकार का IP आ रहा है 192.168.232.128, पूरा सबनेट ही बदल गया। अब ये सबनेट क्या होता है गाइस, ये सबनेटिंग क्या होता है, ये IP एड्रेस का जो
क्लास होगी हमारी आईपी एड्रेस वाली, उसकी ये कॉन्सेप्ट है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा, काफ़ी लोगों को दिमाग से उड़ जाता है। तो ये देखो आईपी पूरा का पूरा चेंज हो गया, हमने नेट कर दिया। तो अब ये आईपी किसकी है, ये किसकी है, अभी चलो हम देखते हैं, एडाप्टर में चलते हैं। यहाँ पे ये जो वी एम नेट एडाप्टर 1 है, इस पर राइट क्लिक करते हैं एंड इसको स्टेटस पे जाते हैं। स्टेटस पे जाओगे, डिटेल्स पे जाओ एंड इसकी आईपी एड्रेस क्या है, देखो 190 ओके, ये है 169.254.554, तो ये वाली ऑब्वियसली नहीं है। इस पे चलते हैं, स्टेटस पे चलते हैं, डिटेल्स पे चलते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज आईपी एड्रेस गोइंग, वी आर गेटिंग 192.168.232। तो हम कौन सा अभी कर रहे हैं, नेट कर रहे हैं, नेट। अब हमें देखना है ना कि कौन सा अडेप्टर नेट का है, कौन सा अडेप्टर किसका है। तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पे वर्चुअल मशीन में, यहाँ पे जब जाओगे तुम यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे, तो यहाँ पे एक आता है वर्चुअल नेटवर्क एडिटर, इस पे जाना है। वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पे जाओगे जब, तो यहाँ पे दोनों दिखेंगे तुम्हें, VMNet 8 और VMNet 1। अब VMNet 8 क्या है, नेट है, देखो ये देखो देखो देखो, यहाँ पे आईपी एड्रेस बताइए, सबनेट एड्रेस 192.168.232.0, और हमारे को आईपी एड्रेस भी मिला है इसी सबनेट का 192.168.232.128। अब जीरो की जगह पे 1 2 3 4 5 जो भी हो सकता है, तो ये 128। अगर हम होस्ट ओनली करेंगे तो हमारे को आईपी किस टाइप की मिलेगी, 192.168.174 तक तो सेम रहेगी, उसके बाद जीरो के बाद कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ से आप पता कर सकते हो। यहाँ पे अगर तुम्हें ब्रिज मोड ऑन देखना है, किससे कनेक्टेड है ब्रिज वाला, तो यहाँ चेंज सेटिंग पर क्लिक करके यस कर देना है। उसके बाद तुम्हारा ब्रिज वाला दिख जाएगा। ब्रिज किससे कनेक्टेड है, मेरे इंटेल वायरलेस जो अडेप्टर है मेरा इस पूरे लैपटॉप में जो लगा हुआ है, सॉरी, उससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता कर सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। तो फिलहाल फॉर द प्रैक्टिकल थिंग वी आर यूजिंग ब्रिज कनेक्शन, क्योंकि हमें सेम आईपी पूल का मिलता है, सेम सबनेट का, तो हमें इजी होता है कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। अब देखो अब ओके, ये रीलोड हुआ, कनेक्ट हो गया, तो वापस से वी कैन चेक आईपी कॉन्फिग एंड हियर इट इज, हमारे सेम सबनेट का मिल चुका। ओके, नाउ अब देखो, अब यहाँ पे हमारा काली खुल चुका है। मैंने बोला था काली इंस्टॉल करने के लिए। ओके, चैट में मुझे ये बता दो एक बार कि किसके पास कौन सा वर्जन काली का इंस्टॉल है, फटाफट बता दो एक बार चैट में, विच वर्जन ऑफ काली यू हैव इंस्टॉल्ड। कोई सा भी वर्जन हो, अपना वर्जन बता दो फटाफट, ताकि मुझे पता चले कि मैक्सिमम कौन सा यूज़ कर रहे हैं लोग। ओके, 2020.2 3 19.2, ग्रेट, ठीक है ठीक है, ओके आगे, ओके ओके 2029.4, ठीक है। ठीक है, लगभग सही है। 2020.2 यूज़ कर रहे हैं, 2020.3 भी यूज़ कर रहे हैं, और 19.4 और ये सब भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई चलो ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे हमने काली ओपन कर दिया है एंड आई होप कि सबका वर्चुअल मशीन या VMware वर्चुअल बॉक्स में काली ओपन हो चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबको सबसे पहले बताऊंगा कि काली का बेसिक आना चाहिए। सबसे पहले तो सभी इंसान को काली के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद काली में आप आगे बढ़ सकते हो। एंड इसका सबसे अच्छा सोर्स कि काली की बेसिक नॉलेज कहाँ से लूँ, काली की कैसे, मतलब ये कमांड्स वगैरह बेसिक क्या है वो सब कैसे करूँ, तो उसके लिए सोर्स मेरा खुद का यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो है वो है, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे YouTube चैनल आएगा, ओके ये रहा, देखो ओके। सो हम आ गए यहाँ पे। अब यहाँ जाना प्लेलिस्ट के अंदर में, प्लेलिस्ट के अंदर में आना, यहाँ पे काली लिनक्स पे, ठीक है, काली लिनक्स पे जाना। ये सभी के लिए याद रखना, सभी को करना है प्लीज़, इस पे जाना। एंड यहाँ पे तुम्हें ये प्लेलिस्ट में 58 वीडियोज़ है, ठीक है। मैं तुमसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये करूँगा
कि स्टार्टिंग से जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, ऐसे है ना। ये कुछ प्राइवेट वीडियोज़ है, ये छोड़ देना। ये वीडियो पे स्ट्राइक आ गई थी मेरी, स्ट्राइक तो मैंने हटा दी थी बेसिकली, स्ट्राइक आने के चांसेस भी थे। तो जो पार्ट वाइज है ना, सबसे पहले तो काली लिनक्स फुल बेसिक ट्यूटोरियल, सबसे पहला ये वीडियो। ये अरे यार ये ऐड के कारण ना, ओके ये हमारा मेरे वर्चुअल मशीन ये है जो 15 मिनट की वीडियो है। ये देखो इस पर 1.5 लाख व्यूज़ भी हैं, लाइक्स भी खूब अच्छे हैं यार, 500 के आसपास कमेंट्स हैं, बढ़िया। बहुत ओल्ड वीडियो 2017 की वीडियो है, ये काफ़ी अच्छी पॉपुलर हो गई वीडियो। एक्चुअली इसमें मैंने पूरा बेसिक में कैसे कमांड्स क्या क्या, किस तरह से जब काली आप इंस्टॉल करते हो तो उसके बाद क्या क्या आपको करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पे मैंने बताया हुआ है A to Z। जो मैंने इसमें बताया है वो भी वही चीज़ें अभी भी जो भी लाइनक्स वर्जन आप यूज़ करें काली का, उसमें सब कुछ सेम तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि वर्जन ये पुराना है तो इसमें नहीं होगा, तो ये सेम चीज़ें आपको करनी है। और ये पूरा वीडियो एटलीस्ट मैं बोलूँगा, अगर आज के लिए मैं बोलूँ तो एटलीस्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 उसको प्लीज़ आपको देखना है पूरा। पार्ट 1 इज़ 15 मिनट्स, पार्ट 2 इज़ 22 मिनट्स। ये टोटल ये वीडियो थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि आराम आराम से बहुत मज़े से है पढ़ाया मैंने, बताया इसको। इस पूरे वीडियो को देखना है, यकीन मानो पूरा तुम्हारा काली का जो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो खतरनाक वाला क्लियर होने वाला है। अब यही चीज़ मैं पढ़ा दूँ, ये चीज़ यही मैं वीडियो जो है वो मैं यहाँ पढ़ा दूँ या फिर तुम वीडियो देख लो, दोनों बात लगभग बराबर है। बट स्टिल तुम्हारी कोई डाउट होगी, तुम्हारे कोई सवाल होंगे, वो क्लियर किए जाएंगे डाउट सेशन में, ऐसा कुछ नहीं है। तो सवालों को, डाउट्स को प्लीज़ लिखा करो, जहाँ पे भी कॉपी पेन जो भी है उसमें लिखा करो। और अपना इंडिविजुअल ये मत सोचो कि उसने लिखा है कि सॉरी ये मत सोचना कि उसने लिखा होगा कि नहीं, उसने किया होगा कि नहीं, ये सब कुछ भी नहीं सोचना। अपना डाउट, अपना खुद का जो भी चीज़ है, छोटी से छोटी चीज़ें भी तुम लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप आ चुका है। सबसे पहले काली जब ओपन करते हैं ना, तो अपना रेपोजिटरी सेट करते हैं जहाँ से काली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है। रेपोजिटरी सेट करने का पाथ क्या होता है वो मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ। और मैं विम से करता हूँ /etc/apt sources.list, इस पे जाना है। विम से क्या, विम एक एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है काली में। ये जब तुम ये वीडियो देखोगे ये वाला, तो देखा मैंने बताया हुआ है VI, विम, टच, ये सब, तो ये तुम्हारा खुद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। फिलहाल देखो, जैसे ही विम से ओपन करोगे ओहो सॉरी, तो आई थिंक हमने गलत खोला। ऐप पे चलते हैं, इसमें कौन कौन सी फाइल है, टैब 2 बार मारो एंड या देर इज अ सोर्सेज डॉट लिस्ट। चलो ग्राफिकली चलते हैं एक बार, ETC में चलते हैं, एप्ट में चलते हैं, एप्ट सोर्सेज डॉट लिस्ट, ये रही। इसको हम माउस पैड से खोलते हैं एंड ये चीज़ रही, ओके फाइन। तो वाई इट्स नॉट ओपनिंग देयर, कुछ गलती हो रही है, डॉट लिस्ट, ओके। सो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आ रहा है, कुछ गलती नहीं है यहाँ पे, बस ये बोल रहे हैं कि फाउंड अ स्वैप फाइल बाय द नेम etc apt sources list swap owned by root, ये फाइल नेम ये source dot list modified यूजर नेम रूट प्रोसेस ID, ये बोल रहा है कि एक स्वैप फाइल इसको मिली है। तो ये बोल रहा है कि क्या आप फिर भी रीड ओनली में ओपन करना चाहते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट, या फिर रिकवर करना चाहते हैं, या फिर डिलीट करना चाहते हैं, या फिर क्विट करना चाहते हैं। तो वी विल से एडिट एनी वे, ई कर देंगे, तो ई पे हम वापस से इसको खोल लेंगे, ठीक है। तो हमने खोल लिया सोर्सेज डॉट लिस्ट। इसमें ये चीज़ मैंसनड है, जब आप नया काली इंस्टॉल करोगे तो उसमें 2-3 लाइन 4 लाइन इंस्टॉल्ड होगी, मतलब लिखी हुई होगी, उन सबको डिलीट मारना है। काली के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है एंड काली गूगल पे लिखना है काली लिनक्स डिफ़ॉल्ट रेपोजिटरीज। इसके बाद आपको ये पहला लिंक खोलना है एंड यहाँ पे ये देखो, ऑन स्टैंडर्ड क्लीन लाइनक्स इंस्टॉल विथ नेटवर्क एक्सेस यू शुड हैव द फॉलोइंग एंट्रीज प्रेजेंट। क्या एंट्रीज होनी चाहिए, ये वाली एंट्री होनी चाहिए, इसको कॉपी कर लेना है एंड अगर वो बाकी जो भी पहले के होंगे सबको हटा देना है, डिलीट मार देना है
एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसको :WQ से सेव होता है ये जब वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि विम में कैसे सेव करते हैं। बस हो गया। उसके बाद ऐप अपडेट ये कमांड चला देना है, ऐप गेट अपडेट, या फिर ऐप अपडेट भी चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। वट एवर यू वॉन्ट, ऐप अपडेट या ऐप गेट अपडेट, एंड यहाँ पे चला देना है तुम्हारे को, और हमारा रिपोजिटरी अपडेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहला काम तो ये होता है। दूसरा जो काम है और भी जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे वीडियो में यही सारी चीज़ें बताई हैं, तो प्लीज़ 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 ये वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, इसमें जब नीचे आओगे तो यहाँ पे नीचे आओगे तो एक वीडियो और मैं बता देता हूँ। ओके, ओके, शायद वो वीडियो या तो प्राइवेट होगी या डिलीट होगी, पता नहीं। ठीक है, तो तुम पहले ये 2 वीडियोस देखो, तुम लोग ये वीडियोस देख लोगे, सारा कंसेप्ट क्लियर। ओके अब यहाँ पे काली लिनक्स मशीन में काली लिनक्स में सारे जो टूल्स होते हैं वो तुम्हारे यहाँ पे जो मेन्यू होता है इसमें सारे मेंशन होते हैं। अब काली लिनक्स में बहुत सारे टूल्स है गाइस, वैरायटी ऑफ टूल्स, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे टूल्स। अब यहाँ पे हर एक टॉपिक का एक डिफरेंट टूल है, डिपेंड करता है तुम कौन सा टूल यूज़ करते हो। अब जैसे तुम जाते हो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में अलग अलग सब टॉपिक्स हैं। अब डीएनएस एनालिसिस, तो डीएनएस एनालिसिस का मतलब डीएनएस के बारे में जानकारी चाहिए पूरी डिटेल, तो ये सारे 3 टूल है, फायर, डीएनएस रिकॉन, डीएनएस हम। दूसरा है आईडीएस आईपीएस आइडेंटिफिकेशन। आईडीएस आईपीएस आइडेंटिफिकेशन टूल्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कि इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम होता है, तो वो फायरवॉल्स होते हैं, उन फायरवॉल्स को डिटेक्ट करने का ये काम करते हैं। लाइव होस्ट आइडेंटिफिकेशन में होस्ट लाइव है या नहीं है, जैसे कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है, डाउन है या नहीं है, जैसे फेसबुक चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसके लिए AR पिंग, F पिंग, H पिंग, मास स्कैन, द C पिंग, ये सारे अवेलेबल हैं। नेटवर्क पोर्ट स्कैनर्स में जैसे Nmap, मास स्कैन अवेलेबल है। OSINT में मेल्टिगो, हार्वेस्टर, मेल्टिगो हार्वेस्टर काफ़ी अच्छी टूल्स है OSINT के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में पूरी डिटेल निकालने के लिए, किसी वेबसाइट वेब सर्वर के बारे में, और डिटेल्स, बहुत ज़्यादा डिटेल्स निकालने के लिए। ठीक है, ये अवेलेबल है। उसके बाद है रूट एनालिसिस के लिए, रूट यानी वेबसाइट की जो रूट होती है, कैसे कैसे चल के वो सर्वर तक पहुंचता है जो वेबसाइट होता है, उसके लिए यहाँ पे नेट डिस्कवर, नेट मास्क है। SMB एनालिसिस के लिए, तो यहाँ पे SMB जो है ये टॉपिक, ऐसे तो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं SMB के बारे में, ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। तो SMB के बारे में फ़िलहाल मतलब कि अभी इस काली में तो अभी फ़िलहाल हम कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, इसका अलग से मैं ट्राई करूँगा ऐड करने का SMB को। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये इनम फॉर लाइनक्स, NBT स्कैन, SMB मैप, ये सब का क्या काम है, क्या एक्चुअली में काम करता है। SMTP एनालिसिस भी वही होता है। SMTP बेसिकली एक मेल प्रोटोकॉल है, तो ये सब हम उस चीज़ में देखेंगे धीरे धीरे। आगे भी बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे, उन्हीं टूल्स में से ये दिया हुआ है। जैसे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में बहुत सारे टूल्स हैं, वेब एप्लीकेशन अटैक्स में है, डेटाबेस, ये सारे टूल्स हैं। तो बात करते हैं अगर हमारे कोर्स की, तो CEH कोर्स में ये सारे टूल्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही इंक्लूडेड है। बट ये सारे टूल्स किस में इंक्लूडेड है? OSCP में। OSCP का मतलब ही होता है कि आप एक काली लिनक्स सर्टिफाइड एक्सपर्ट हैं, या फिर आप काली लिनक्स एक्सपर्ट हैं, या फिर आप काली लिनक्स के मास्टर हैं। उसमें एक एक चीज़ को एक एक डिटेल में पढ़ाया जाता है। एंड CEH में इसके काफ़ी सारे टूल्स हैं जो यूज़ में लिए जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ जो है हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हम प्रैक्टिकली करके देखने भी वाले हैं। ठीक है, तो ये काली लिनक्स का ओवरव्यू हो गया, एंड आई होप कि आपको काली लिनक्स में जो मैंने टास्क दिया है वो ज़रूर करेंगे। ये वाली टास्क मैंने दिया, याद रखना सभी को। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये टास्क, एज अ बिगनर जो कोई है तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत इजी टास्क है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मैं बोलूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल, यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हो, ये टास्क पूरा करने की कोशिश करना। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे
अब अगर किसी को मतलब ऐसा होना कि ARP स्पूफ नहीं मिल रहा हो या जो भी है, तो यहाँ पे ARP स्पूफ का गिटहब है, गिटहब ये जो चीज़ है, तो ये गिटहब पे जाके तुम आराम से यहाँ से भी ARP स्पूफ को तुम अपने काली में इंस्टॉल कर सकते हो या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएंगी, A to Z चीज़ें, और ये टास्क करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब काली की बात करें गाइस, तो काली में ये पूरा का पूरा हमारा जो भी क्लासेस होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, वो काली में ही होंगी, मोस्ट ऑफ द केस में जो लाइनक्स के जो भी पार्ट होंगे। एंड यहाँ पे काली में किसी को या फिर कोई से भी कुछ ऐसा कोई ओके, हाँ, ऐप गेट एंड अपग्रेड, हाँ बिल्कुल जी, नैनो, हाँ हाँ, ये सब करेंगे, ये सब यूज़ करना है तुम्हें, ठीक है। हाँ, चैट में अगर तुम बोल रहे हो तो ठीक है, ओके ओके, कुछ सवाल है तो लिख लेना कॉपी में। ठीक है। अब गाइस देखो, अब यहाँ पे ये हो गया हमारा काम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है फुट प्रिंटिंग का आता है, फुट प्रिंटिंग या इंफॉर्मेशन गैदरिंग जिसको बोलते हैं। एंड फुट प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज़ द मोस्ट वास्ट टॉपिक, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस हैकिंग ट्रेनिंग। इसलिए क्योंकि अगर किसी के बारे में तुम्हें नहीं पता, किसी के बारे में तुम्हें आइडिया नहीं है कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, तो तुम उस पर अटैक नहीं कर सकते। अब मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किसी इंसान पे अटैक करना है, कुछ भी, कोई भी प्लानिंग करता है अगर किडनैपिंग वगैरह की या कुछ भी, उसमें क्या करता है वो पहले 10 दिन 11 दिन सोचता रहता है, देखता रहता है कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, एक टाइम पे क्या कर रहा है, तब जाके वो किडनैप कर पाता है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कुछ वैसा ही है, किसी सिस्टम को हैक करने से पहले हमें उस सिस्टम की पूरी जानकारी चाहिए होती है, ठीक है। जस्ट वेट सेकेंड, मैं एक बार पानी पी लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के पहले। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को यू कैन ऑल्सो से फुट प्रिंटिंग और रिकॉन्डिसेंस, ओके। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का जो सबसे पहला टूल आता है, जिसे हम किसी कंपनी के बारे में, किसी वेबसाइट के बारे में डिटेल्स निकालना होता है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब बस यही होता है कि आप अपने टारगेट के बारे में जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सको, कैसा भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल, वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेना है। कोई टारगेट है facebook.com, google.com, yahoo.com या कुछ भी, तो उसके बारे में जितना डिटेल्स हो सके सब निकाल लो। बस यही है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का मीनिंग। उसमें सबसे पहले पार्ट आता है हमारा हुईज का। आई होप कि हुईज काफ़ी लोगों को पता होगी। तो हुईज क्या करता है बेसिकली, वो एक किसी भी वेबसाइट का, किसी भी डोमेन का जो है वो पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करता है। देखो मैं यहाँ पे हुईज पे चलता हूँ। यहाँ पे चलते हैं facebook.com पे, एंटर करते हैं। जैसे ही एंटर किया तो अब ये इसके रजिस्ट्रार, मतलब facebook.com का सर्वर कौन सा है, कब ये रजिस्टर हुई थी, कब ये एक्सपायर होगी, तो अब ये देखो facebook.com को कब रजिस्टर किया गया था, 29 मार्च को 1997 में ये रजिस्टर हुई थी। उसके बाद इसको अपडेट कब किया था लास्ट, ये किया गया था 10 मार्च 2020 को, 10 मार्च में ये हुआ था। और ये नेक्स्ट एक्सपायर कब करेगा, 30 मार्च 2028 को। इतने टाइम के लिए, 8 सालों के लिए लगभग इन्होंने इसको रजिस्टर किया हुआ है फिलहाल। उसके बाद इसके नेम सर्वर्स को बताता है। डीएनएस में मैंने बताया नेम सर्वर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो बताते हैं आईपी एड्रेसेज, बेसिकली रिजॉल्व करके आपको देते हैं डीएनएस पे। तो ये नेम सर्वर्स बताता है कि फेसबुक का क्या क्या नेम सर्वर्स है। फेसबुक का देखो a.ns facebook.com, b.ns facebook.com, और लास्ट में नेम सर्वर का जो डोमेन होता है ना,
वो बेसिकली वही उसके होस्टिंग प्रोवाइडर मोस्ट ऑफ द केस में होते हैं, या तो कोई प्रॉक्सी सर्वर होती है, जैसे अगर क्लाउड फ्लेयर यूज़ हो रहा है HTTPS के लिए तो उसका यहाँ पे दिख जाएगा, या तो अगर GoDaddy यूज़ कर रहे हो तो GoDaddy का जो DNS नेम होगा वो दिख जाएगा, जैसे डोमेन कंट्रोल करके होता है वो दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिमिलर डोमेन्स यहाँ पे बताता है कि facebook.com से मिलता जुलता कौन कौन से डोमेन्स है, वो थोड़े बहुत यहाँ पे लिस्ट आपको देगा। उसके बाद आती है कि उस डोमेन की डिटेल्स, एक्चुअल डिटेल्स, उसका नाम, तो नाम में कुछ भी इन्होंने डाल दिया, डोमेन एडमिन, रियल कुछ तो होगा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम फेसबुक INC ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इनका एड्रेस ये दिया हुआ है यहाँ पे, इनका कंट्री कौन सा अमेरिका, इनका फ़ोन नंबर ऑफिशियल फ़ोन नंबर, और इनकी ईमेल आईडी domain@fb.com। तो इस तरीके से सारी डिटेल्स यहाँ पे निकल के आ जाती है। दिस इज कॉल्ड हुइज। बस हुइज से हमें ये चीज़ें मिलती है। दूसरा एक एक्सटेंशन है गूगल में, गूगल क्रोम का या फायरफॉक्स का बोल सकते हो, वेपलाइजर। वेपलाइजर क्रोम एक्सटेंशन, ये सर्च करना है तुम्हें, ये यहाँ पे पहला रिजल्ट आएगा, इसको तुम्हें अपने क्रोम में इंस्टॉल कर लेना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पे रिमूव आ रहा है, यहाँ तुम्हारा आएगा ऐड टू क्रोम, ठीक है, तो उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद तुम जो भी वेबसाइट खोलोगे ना, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट खोली technicalnavigator.in, ये वेबसाइट जब खोलोगे तो यहाँ पे ये एक्सटेंशन जो होगा इस पर जब क्लिक करोगे तुम, तो यहाँ पे तुम्हारे पास इस वेबसाइट से रिलेटेड, इस वेबसाइट की जो भी टेक्निकल प्रोफाइल होगी या जो भी तुम्हारे को इस वेबसाइट की डिटेल्स होंगी वो सारी यहाँ पे डायरेक्टली दिख जाएंगी। जैसे कौन सा वर्डप्रेस, कौन सा CMS यूज़ हो रहा है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वो यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद उसका वर्जन क्या है, अगर वो वर्जन डिटेक्ट कर पाता है तो वो दिखाएगा। कौन सा डेटाबेस यूज़ हो रहा है, एनालिटिक्स के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, एडवर्टाइजिंग के लिए क्या, ब्लॉग है, हाँ, टैक्स मैनेजर क्या यूज़ हो रहा है, फॉन्ट स्क्रिप्ट कौन सा है, ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद लाइव चैट तो talk.to हो रहा है, कैशिंग कोई प्लगइन है तो वो ये यूज़ हो रहा है, SEO के लिए यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता देगा। इससे मिलता जुलता एक और वेबसाइट है builtwith.com। सेम काम करता है ये सारी वेबसाइट जो है ना, ये सब मेंशन कर लेना आपने, कहीं कॉपी वॉपी में लिखते रहना, ठीक है। तो ये builtwith.com है, यहाँ पे भी आके अगर तुमने ये जो अपनी वेबसाइट है यहाँ डाला और एंटर किया, ठीक है, यहाँ पे एंटर करते ही यहाँ पे इसका सारा टेक्नोलॉजी प्रोफाइल जो होगी, टेक्निकल प्रोफाइल, वो पूरी डिटेल में यहाँ पे देखो, ये सारी डिटेल में इसके प्लगइन्स, इसके विजेट्स क्या क्या है। जैसे मान लो तुमको विजेट्स का पता चल रहा है, तुम्हारे को मान लो विजेट्स का मतलब इसके तुम्हारे को एडॉन्स का पता चल रहा है, तुम कौन कौन सा प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, और उस कोई वो प्लगइन कोई वनरेबल प्लगइन है, उसका कोई प्रीवियस वर्जन, लोअर वर्जन यूज़ हो रहा है, वनरेबल है, तो उस पर अटैक करके वेबसाइट को हैक किया जा सकता है। ये सारे कुछ अप्रोचेज है, जिस अप्रोच का यूज करके वी कैन टेक ओवर द वेबसाइट और यू कैन फाइंड द वल्नरेबिलिटी इन अ वेबसाइट। उसके बाद जब यहाँ आओगे डिटेल टेक्नोलॉजी प्रोफाइल, तो इस पे आओगे तो यहाँ पे तुम्हारे को डिटेल उसकी टेक्नोलॉजिकल प्रोफाइल मिलेगी, ये पूरी की पूरी, ये देखो ये पूरी डिटेल में कि क्या क्या सर्विसेज यूज हो रही है, कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज हो रहा है, रिकैप्चा, वूकॉमर्स यूज हो रही है, ये कंटेंट डिलीवरी के लिए यहाँ पे, उसके लिए आएगा यहाँ पे तुम्हारा ये सारी चीज़ें यहाँ पे टोटल A to Z। उसका मेटा डेटा प्रोफाइल भी है, रिलेशनशिप प्रोफाइल, अगर तुम्हारा कोई सब डोमेन वगैरह है तो यहाँ पे सब दिखाएगा, अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, सब डोमेन्स वगैरह ये सब यहाँ पे बताते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, दो वेबसाइट्स हैं, एक तो ये वेबसाइट है, एक तुम्हारा वेपलाइजर एक्सटेंशन है, एंड द थर्ड वन इज़ द हुइज, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हुइज, ठीक है। तो इससे तुम इनिशियल जानकारी लेते हो। खुद से ये सारे काम होते हैं। उसके बाद NS लुकअप से भी वही लगभग काम होता है। तुम CMD में जाओ IP एड्रेस और जो तुम्हारी है वो चीज़ें पता चलती हैं उसके बारे में। जैसे NS लुकअप तुम यहाँ पे सर्च करोगे facebook.com और एंटर करोगे तो ये इसकी IP एड्रेस वगैरह बेसिकली बताता है, IPv4 IPv6 एड्रेस बता देता है, और इसका नाम जो भी है उसका सर्वर अगर कुछ पता चलता है तो बताएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये NS लुकअप टूल, ये नॉर्मल टूल है, कोई इतनी कुछ खास नहीं है। NS लुकअप से ये सारी डिटेल्स निकलती हैं। उसके बाद अरीन वेबसाइट का यूज होता है। अरीन क्या होता है बेसिकली, ये जो वेबसाइट है ना ये वाली क्या इससे कर सकते हैं, देखो हमने अरीन whois.areen.net खोला, तो अरीन पे जब आओगे तो किसी भी वेबसाइट का, कोई भी फेमस वेबसाइट जो होगी उसका एक IP एड्रेस का रेंज होता है। तो जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग हंटिंग करते हैं, वेबसाइट हैकिंग करते हैं,
तो हम सारे उनके आईपी एड्रेसेस पे वल्नरेबिलिटी खोजने की, बग्स खोजने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए ना कि उसका आईपी रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक की आईपी एड्रेस उसके पास है। तो ये वेबसाइट वही बताता है। जैसे तुम्हें फेसबुक का पता करना है, फेसबुक लिखो, एंटर मारो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये आया, ये फेसबुक आ गया, इसका ASN नंबर आ गया। ASN नंबर के बारे में बात करेंगे बाद में। ASN नंबर आ गया, इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ पे ये बताएगा इसकी पूरी डिटेल्स, ठीक है, कि यह फेसबुक है, इसका ASN नंबर ये है, इसकी ये है, वो है, ये सारी डिटेल्स बताएगा, ठीक है। अब तुम्हें जब इसकी IP एड्रेस पता करनी है, सबसे पहले तो हमारे पास फेसबुक की IP एड्रेस मान लो ये है, ये हमने उठाया और यहाँ फेसबुक की IP एड्रेस डाल दी और एंटर कर दिया। अब जब IP एड्रेस फेसबुक का कोई भी एक IP एड्रेस डाल देना है तो फेसबुक का, उसके बाद तुम्हारे को इसका पूरा रेंज जो होगा वो मिल जाएगा। अब जैसे इस पूरी IP एड्रेस, इसकी रेंज क्या क्या रेंजेस हैं, अब देखो यहाँ पे इसकी पूरी नेटवर्क रेंज इस IP से लेके 31255 लास्ट सबनेट तक है। उसके बाद तुम जब यहाँ पे नीचे आओगे तो और भी यहाँ पे डिटेल्स, और भी चीज़ें यहाँ पे इससे रिलेटेड, जैसे नेम, हैंडल, कंपनी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हारे को मिल जाएंगी। तो यहाँ से तुम्हारे को बहुत सारे डिटेल्स मिलते हैं जो IP रेंज, स्पेशली रेंज बताता है। एंड उस रेंज से तुम और भी पता कर सकते हो कि अटैक सर्विस तुम्हारा बढ़ जाएगा, तो तुम्हें पता चलेगा फेसबुक का कौन सा IP रेंज है, क्या है। जैसे अभी गूगल के आ गए, तो अब ये देखो गूगल का गूगल का पूरा रेंज बता रहा है कि गूगल के रेंज IP के क्या क्या हैं, 108 से लेके 10870 तक, फिर 108 से 108, फिर 142 से 142, ये वाले, ये सारे IP रेंजेज हैं। इतने सारे IP रेंज हैं गूगल के पास, यानी इन सारे IP रेंज पे तुम अटैक कर सकते हो, इन IP एड्रेसेस पे अटैक कर सकते हो। ये IP एड्रेसेस, अलग अलग IP एड्रेसेस हैं जो कुछ भी खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं ब्राउज़र में। जैसे 0 है, मैं इसको अगर 1 करता हूँ तो लेट्स सी कुछ खुलता है कि नहीं। कुछ अगर वेब पेज होगा तो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। लेट्स 44 इधर एनीथिंग, ओके। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी है, ये सारी चीज़ें जो स्कैनिंग का पार्ट होगा ना, जब हम स्कैनिंग वाले टॉपिक पे आएंगे तो करेंगे। ये सब हम Nmap से स्कैन कर सकते हैं इन सारे IP एड्रेसेस को। मास स्कैन से हम ये पूरी रेंज स्कैन कर सकते हैं, पूरा जितना इसमें पता नहीं मतलब जो भी यार इसमें जितने भी IP एड्रेसेस होंगे, 178 से लेके मुझे लगता है हज़ारों IP एड्रेसेस जो भी होंगे इसमें, उन सबको हम मास स्कैन से स्कैन करके ओपन पोर्ट्स के बारे में पता लगा सकते हैं, जिसके थ्रू घुसेंगे। पोर्ट्स का मतलब बताया था मैंने। तो ये अरेन होता है, इससे तुम्हें IP रेंज पता चलती है। और उसके बाद गाइस एक छोटा सा तुम्हें मैं डेफिनेशन, छोटा सा मैं एक नॉलेज दे दूं कि IP एड्रेस को कौन कंट्रोल करता है, IP एड्रेस का ओनर कौन है। तो यहाँ देखो, वाइल द इंटरनेट कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन जो ICANN है, ये मैनेज करता है डोमेन नेम IP एड्रेसेस। एक्चुअल डोमेन रजिस्ट्रेशन इज ऑफर्ड बाय कंपीटिटिंग डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स, ठीक है। तो ICANN जो है ये डोमेन नेम को मैनेज करता है। ICANN एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये डोमेन नेम्स को मैनेज करता है एंड IP एड्रेसेस को। बट एक्चुअल जो रजिस्ट्रेशन होती है डोमेन की, वो कुछ रजिस्ट्रार से उनके द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, ऑल ऑफ दीज सर्विसेज आर 5 रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज दैट ओवरसी पब्लिक IP एड्रेसेस विद इन देयर जियोग्राफिकल रीजन। ये जो जितने, ये जो 5 तुम्हारे रजिस्ट्रार हैं, ये IP एड्रेसेस को मैनेज करते हैं, IP एड्रेसेस को समझते, पढ़ को रेगुलेट करते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि IP एड्रेस को कौन मैनेज करता है, ओनर कौन है, तो यू कैन से द अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नंबर्स, अरीन, इज द ओनर या इज द रेगुलेटर ऑफ IP एड्रेस। यू कैन से राइप नेटवर्क कोऑर्डिनेशन सेंटर या राइप NNC इज द रेगुलेटर। एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, एपनिक, लैकनिक एंड एफ्रीनिक, ये जो 5 है ये सब मैनेज करते हैं इसको, IP एड्रेसेस को। तो ये भी एक तुम्हारा सवाल होगा बहुत बार कि सर IP एड्रेस को कौन देखता है, मैनेज इसका कौन होता है। मालिक नहीं है ये सोल पर ये कम्युनिटी है, बट हाँ ये सारे लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं IP एड्रेसेस को मैनेज करने, ठीक है। तो ये थी इंफॉर्मेशन गैदरिंग की कुछ टूल्स, कुछ वेबसाइट्स, कुछ चीज़ें जहाँ से तुम पता लगा सकते हो। तो क्या यही सारी वेबसाइट्स और यही सारी चीज़ें ओनली, और कुछ भी नहीं है? ऐसा नहीं है। देखो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। इसका मतलब यही होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का कि तुम ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक कंपनी या एक वेबसाइट या एक सर्वर के बारे में जितनी जानकारी निकाल सकते हो निकाल लो, आगे फर्दर अटैक्स करने के लिए, क्योंकि फर्दर जब अटैक करेंगे तो हमें जानकारी चाहिए होती है। तो उन सब के लिए तुम कर सकते हो। लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट। एक वेबसाइट आई एम ट्राइंग टू सी,
ओके, आई थिंक ये काम कर रहा है। ये पहले फ्री हुआ करता था pingplotter.com, दिस इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट। एक्चुअली ये बहुत अच्छा वेबसाइट है एंड पहले ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, बहुत पहले की बात है। वही मैं सोच रहा था कि काम कर रहा है कि नहीं। एंड यहाँ पे अब आपको ये पैसे लेते हैं ये, और पता नहीं कितने पैसे लेते हैं, लेट्स सी। ओह, ज़्यादा ही पैसे लेते हैं। ठीक है, हटाओ यार, पैसे उसे मत देना। 14 दिन का फ्री ट्रायल आता है, 14 दिन का फ्री ट्रायल बना लेना। एंड इस पर तुम क्या कर सकते हो, ये डेमो के लिए भी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा क्या यार, बकवास है। इस पर कोई भी वेबसाइट जब डाल दोगे ना, facebook.com, तो उसको ग्राफिकली ये पिंग करके एक एक उसका जो मतलब कि ट्रैवलिंग पाथ होगा, एक एक चीज़ की वो कौन कौन से सर्वर से होके गुजर रही है, कौन कौन से आईपी एड्रेसेस से होके गुजर रही है, वो सब कुछ बताता है पिंग प्लॉटर ग्राफिकली। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस टूल यू कैन से, एंड यू कैन से कि दिस इज़ अ वेरी नाइस वेबसाइट ऑल्सो। तो ये वेबसाइट बुक मार्क कर लेना, अगर जिसको 14 दिन का ट्रायल करके ट्राई करना हो तो इसमें आके पिंग प्लॉटर में आके ट्राई मार सकता है, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है, लास्ट थिंग, ट्रेस रूट के बारे में बताऊंगा। ट्रेस रूट facebook.com, ट्रेस रूट। ओके, विंडोज़ में, सॉरी, ये लाइनक्स में ये कमांड होता है, विंडोज़ में होता है ट्रेस RT। ठीक है, ट्रेस RT जब लिख के एंटर करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे facebook.com कौन कौन सी ओरिजिनल, उसकी ओरिजिन आईपी कौन सा है, मेरा खुद का जो राउटर है उसका आईपी, राउटर से निकला और सर्वर तक पहुँचने तक के बीच में जो जो आईपी एड्रेसेस, जो भी सर्वर्स आएंगी, वो सारे यहाँ पे ट्रैक होते हैं। और इन्हीं का यूज़ करके बेसिकली बहुत सारे हैकर्स को ट्रैक किया जाता है और उसके ओरिजिनल आईपी तक पहुंचा जाता है। जब तुम सोचते हो FBI ट्रैक करती है सब, तो ट्रेस रूट का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। एंड फिर इसको डिकोड करके फिर और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं दैट इज़ डन टू ट्रेस अ हैकर। तो इस पर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, ट्रेस RT पे, पिंग में TTL वगैरह पे, और ये सब कुछ थोड़ा बहुत ये देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। एंड मैं बोलूँगा कि जो भी मैंने पढ़ा, जैसे मैंने ट्रेस रूट पढ़ा है, ट्रेस RT, तो इसके बारे में पढ़ के आना है। एंड ऑब्वियसली मैंने बोला ही ऑलरेडी, सबसे पहला जो है ट्रेस रूट विकीपीडिया पे, या फिर यू कैन गो ऑन विकी हाउ पे भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, विकीपीडिया पे जाना है, ट्रेस रूट के बारे में पढ़ना है, या फिर ट्रेस रूट की जो तुम ट्रेस रूट RFC, दैट्स ऑल, इस पे जाना है एंड यू हैव टू स्टडी जब करोगे, जब ट्रेस रूट के बारे में, यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ पे विकीपीडिया करना, यहाँ पे और भी वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, वहाँ पे तुम पढ़ सकते हो एंड इसके बारे में डिटेल्स लेना। और बाकी मैं बाद में चीज़ें जो हैं वो तो बताऊँगा ही एंड आके एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए गाइस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक्स हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। एंड उसके बाद सर कैन यू यूज रेड हैक फॉर, यस कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स हैं एंड यू कैन यूज सेवरल टूल्स, बहुत सारे टूल्स आते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के, वो हम डिस्कस कर लेंगे। टूल्स वगैरह मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूँगा, मैं ट्राई करूँगा उसमें सारे मैक्सिमम देने के, एंड आपको तब तक मिल जाएंगे। ठीक है, तो ओके, सो गाइज आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं एंड नोट्स वगैरह मैं प्रिपेयर करके तुम्हें सेंड कर दूंगा सबको। ठीक है, एंड अभी किसी को कुछ बोलना है, एनीवन वांट टू से समथिंग? सर आप डीएनएस स्पूफिंग का मेरे को कोई वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दीजिए। डीएनएस स्पूफिंग का, बिगिनर्स के लिए। ओके, मैं जो नोट्स बनाऊंगा उसमें डाल दूंगा एंड आई विल सेंड द नोट्स इन द, उसमें रेफरेंसेस में डाल दूंगा। एंड बिगिनर्स हो, इंटरमीडिएट हो, जो भी हो, उन सब के लिए होगा वो। यू कैन वॉच, ठीक है, एंड वॉच करके तुम्हें वो प्रैक्टिकल करना है, ट्राई करना है, नहीं हुआ तो हम फिर डाउट सेशन में उसको करेंगे। ठीक है, तो बस एटलीस्ट प्लीज़ ट्राई करना एंड मेरी उम्मीद होप है कि तुम में से कोई एक या दो कम से कम करके लाएगा इसको। ये तो नहीं बोला कि सब कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, बट एटलीस्ट ट्राई। ठीक है, Yeah, Nitish, that's what you skipped the main practical part, right? So that is important. so And we I don't know am, yeah, how to host a local host page, right? so I Like already told you have to host through XAMPP. You have to install XAMPP, you have to start the Apache server and all, and I YAML will also send, installation is not a small task, right? yeah, It is like hosting a web server in the या making a local. इट्स एक्चुअली क्वाइट इजी टास्क एंड जो भी अगर वेब सर्वर बनाना चाहते हो होस्ट, लोकल होस्ट पे, ये सबसे आसान काम है। जैम्प इंस्टॉल करा, अपाचे सर्वर स्टार्ट किया एंड आपका लोकल वेब सर्वर बन गया, बस दैट्स ऑल, यही होता है। एंड इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा खुद से मेहनत करना पड़ेगा, पहले खुद को करना है। दैट्स व्हाट आई सेड इन दैट यू हैव टू डू फर्स्ट
and then if you are getting confused in that, if you are not able to do that, as you also said that I have to guide you, so I'm just guiding you, and you have to do first. If you are getting any if you are getting confusion, or if you are thinking that you can't do, then you can ping me, you can say, and I will guide further and I will try to solve. Okay, तो सबको ट्राई करना है प्लीज. एंड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आई ऑलरेडी इंस्टॉल जैम. गुड, वेरी गुड. तो आशीष ने ऑलरेडी जैम इंस्टॉल कर लिया है, एंड जैम से सर्वर बनाना है. ऑलरेडी मेरे चैनल पे जैम से रिलेटेड वीडियोस भी हैं, सो देयर वीडियो ऑन माय चैनल. ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो. और आपको मैं अभी जो नोट्स बना के दूंगा उसमें कुछ ऐसे रेफरेंसेस दूंगा जहाँ से यू कैन डू दिस थिंग्स. ठीक है. हेलो. हाँ हेलो. यस. अरे सर, ये कह रहा था कि जो ARS स्पूफिंग में क्लाइंट साइड की बात करते हैं, तो क्लाइंट साइड से जो भी वो रिक्वेस्ट भेजेगा, तो वो पर्टिकुलर लोकल होस्ट की आईपी या फिर जो जिस पे भी हम लोग ने क्लोन कराया होगा, नहीं, जो हमारी देखो सारी स्पूफिंग करनी है लोकल होस्ट की आईपी पे, सारी चीज रीडायरेक्ट करने हैं लोकल होस्ट की आईपी पे. तो मतलब क्लाइंट भी लोकल होस्ट की आईडी डाल के जाएगा ना, मतलब हाँ 127. हाँ, वो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोला था कि बीच में एक अटैकर है. ठीक है, अभी तो तुम खुद ही एक अटैकर हो ना, यू आर योरसेल्फ एन हैकर. समझ में आ गया? हाँ. ये तुम खुद ही एक हैकर हो मान लो, एंड तुम किसी क्लाइंट को मान लो तो तुम हैकर हो, तो तुम्हारी जो हैकर वाली आईपी होगी वो तुम्हारी लोकल आईपी होगी, लोकल होस्ट की आईपी. ओके, उसका मतलब शॉर्ट एंड लिंक वो सब कर सकते हैं. हाँ, कुछ भी शॉर्ट एंड लिंक कर दो, बिटली कर दो, कुछ भी, एनीथिंग. ठीक है. और फर्दर कोई डिस्कशन हो तो डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस करना, मैं भी वहाँ पे देखता रहूँगा. कुछ अगर ऐसा कुछ होगा तो वहाँ पे मैं रिप्लाई करूँगा, एंड कुछ सपोर्टेड मटेरियल्स मैं प्रोवाइड करूँगा नाइट में, प्लीज़ उसको पढ़ना, एंड उससे भी ट्राई करने की. मैं लिंक्स कुछ भेज दूंगा, कुछ जिससे तुम्हें हेल्प मिले इसको करने में. एंड ट्राई करना है कम से कम 1 या 2 बंदे करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने कुछ बताया तो वो तुम करो, उससे तुम्हारा दिमाग खुले, बस यही मैं बोलूँगा. ठीक है, तो सबको बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को लेके कल की क्लास में.